नमस्कार दोस्तों, 26 नवंबर 2008 एक ऐसी दिल दहलाने वाली कहानी जिसे आज भी हम ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। आज से 14 साल पहले महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई और मुंबई की शान ताजमहल होटल में घटी एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसका ऑपरेशन एक्चुअली में 60 घंटों तक चला था। एक ऐसा टेररिस्ट अटैक था जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान को एक वॉर के मुंह पर ला खड़ा कर दिया था। एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन, क्या रीजंस थे इसके पीछे होने का, और कैसे वो ताजमहल होटल तक पहुंचे, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। It was an act of war against a nation. A pre-planned and coordinated terror attack of a never-seen-before magnitude in the heart of India's financial capital. It lasted for over 4 days and was carried out by members of the Pakistan-based Islamic militant group Lashkar-e-Taiba. लश्कर-ए तैयबा के 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट कराची से अल हुसैनी जहाज से निकलते हैं मुंबई तक आने के लिए। भारतीय नेवी को शक न हो इसलिए वो भारतीय मछुआरों के एक छोटे से जहाज पर कब्जा कर लेते हैं और इंडियन ट्रॉलर कुबेर को अपने कप्तान को अपने कब्जे में लेते हैं। उसकी मदद से वो मुंबई के पश्चिमी तट पर पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही उस कप्तान को मार दिया जाता है। यहाँ से वो कोलाबा तक पहुंचने के बाद 4 अलग अलग हिस्सों में बंट जाते हैं। इन 10 टेररिस्ट में से 4 लोग ताजमहल होटल पैलेस की तरफ जाते हैं और ताजमहल होटल पैलेस भी दोस्तों एक बड़ी ही हिस्टोरिक आइकॉनिक बिल्डिंग है अपने आप में। ये बिल्डिंग दोस्तों 116 इयर्स पुरानी इमारत है। इस होटल को बनाने के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। कहा जाता है कि जब रतन टाटा के पिताजी जमशेदजी टाटा ब्रिटेन घूमने गए थे तो वहां मौजूद होटल में उन्हें इंडियन होने के रीजन से रुकने नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि वो एक ऐसे होटल का निर्माण करेंगे जिसे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लोग देखते रह जाएंगे। कहा जाता है कि इसी रीजन से उसे बनाया गया था। अब कहानी पर आते हैं तो दूसरी तरफ इनमें से 2 टेररिस्ट अबू शोएब और नजीर कोलाबा क्रॉसवे की तरफ, इस्माइल खान और अजमल कसाब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की तरफ, और अबू उमर और बाबर इमरान कोलाबा क्रॉसवे की तरफ जाने वाली फुटपाथ पर नजर रखते हैं। इन्होंने अपने साथ इतने सारे वेपन्स लाए थे, बारूद लाए थे कि एक और इजीली लड़ा जा सकता था। इन्होंने अपने साथ वो सारे प्रूफ लाए थे जिससे कि उन्हें इंडियन और हिंदू समझा जा सके। हाथ में पहना हुआ कलावा था, हैदराबाद के अरुणोदय डिग्री कॉलेज का झूठा स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड भी था और इंडिया में खरीदे हुए सिम कार्ड्स भी थे, इसलिए उन पर किसी को भी शक नहीं हुआ। इनका पहला टारगेट था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी दोस्तों एक ऐसा स्टेशन है जो देश के हर हिस्से से जुड़ा हुआ है। 1929 में इसे बनाया गया था और उस समय में एक मिडल ट्रेन का हेडक्वार्टर भी था। कम से कम 30 लाख से ज्यादा यात्री यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर पहुंचे 2 टेररिस्ट इस्माइल खान और अजमल कसाब, इन लोगों ने वहां पर भीड़ में जाकर जमकर फायरिंग करना शुरू कर दिया और यहाँ उन्होंने 58 लोगों की जान ली और 104 लोग इंजर्ड हो गए। कुछ ही समय बाद 9:30 PM पर इन टेररिस्ट के दूसरे ग्रुप ने यहूदी केंद्र नरीमन हाउस को अपना टारगेट बनाया। इस अटैक से पहले नरीमन हाउस के पास के गैस स्टेशन को उड़ाया गया था। इसी वजह से लोग अपने घरों के खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। तभी इन लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। कई लोगों को हॉस्टेज भी किया जा चुका था जिसमें इजरायली लोग भी शामिल थे। इसके सिर्फ 18 मिनट बाद लियोपोल्ड कैफे में से गोलियों की आवाजें आने लगी। इन टेररिस्ट के तीसरे ग्रुप में शोएब और उमर शामिल थे। इन लोगों ने लियोपोल्ड कैफे पर हमला किया और लियोपोल्ड कैफे भी काफी फेमस कैफे में से एक है। तमाम लोग डिनर करने में बिजी थे और यहाँ भी 10-15 मिनटों तक फायरिंग चली और 10 लोगों की जाने ली यहाँ पर इन लोगों ने। लियोपोल्ड कैफे पर अटैक करने वाले दोनों टेररिस्ट शोएब और उमर ताजमहल होटल का एक साइड के दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर घुसते हैं। वो लोग पहले स्विमिंग पूल के पास खड़े लोगों पर अटैक करते हैं और फिर बार और रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाते हैं।
बाकी के दो टेररिस्ट एंट्री गेट से अंदर घुसते हैं और ग्रेनेड फेंकना शुरू कर देते हैं। रात 10:30 से 10:59 तक सीएसटी स्टेशन पर हमला करने के बाद इस्माइल खान और अजमल कसाब आगे बढ़े और कामा हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां वो नाकामयाब रहते हैं अंदर घुसने में। लेकिन यहाँ पर इस्माइल खान मारा जाता है और कसाब को जिंदा पकड़ा जाता है। और फिर सुबह के 6:30 बजे 200 एनर्जी कमांडोज की एक टीम न्यू दिल्ली से मुंबई पहुंचती है और ताज होटल और ओबेरॉय होटल में रेस्क्यू की कमांड संभालती है। वहां के कुछ हॉस्टेज लोगों को छुड़ाया जाता है, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान मेजर संदीप उन्नीकृष्णन एक बहादुर एनर्जी कमांडोज थे जो मार्टियर हो गए थे इन हमलों के इन एक्शन के दौरान। टेररिस्ट अजमल कसाब को ट्रायल पर रखा गया और फाइनली नवंबर 2012 में उसे फांसी चढ़ाई गई। जब ऐसा हुआ तो कुछ लोगों ने जश्न मनाया, सेलिब्रेट किया इस चीज को। और जानते हैं आप संदीप उन्नीकृष्णन के फादर ने इस रिएक्शन को देखकर क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि ये फूलिशनेस है, कसाब को फांसी पर चढ़ाना कोई जश्न मनाने वाली बात नहीं, यहाँ पर खुश होने वाली बात नहीं है। कसाब की फांसी एक लीगल नेसेसिटी थी। कानून ने ये करने का फैसला लिया ताकि लोगों में शांति बनाई जा सके, इसलिए सब लोगों को यहाँ पर रिस्ट्रेन दिखाना चाहिए, जश्न नहीं मनाना चाहिए। इमेजिन कर सकते हो एक ऐसे फादर जिन्होंने अपने जवान बेटे को आतंकवादी हमले में खो दिया, लेकिन वो भी जानते हैं कि उस आतंकवादी को फांसी पर चढ़ाया जाना कोई जश्न मनाने वाली बात नहीं है। इस हमले में दोस्तों 166 लोगों की जानें जाती है और 300 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। ये कहानी सुनने में तो बहुत इजी लगती है, लेकिन एक्चुअली में ये कहानी इतनी इजी नहीं थी। उस कहानी को याद करते हुए लोग आज भी सहम जाते हैं। ताजमहल पैलेस का काफी हिस्सा डिस्ट्रॉय हुआ था, जिसे ठीक कराने में काफी खर्चा आया था। उन सब चीजों का बेसिकली मेन कंक्लूजन क्या था? मुंबई हमलों के दौरान आतंकवादियों ने अपने हैंडलर से बातचीत करी थी, जिसे इंडियन इंटेलिजेंस ने पकड़ा था, और अजमल कसाब और अबू जिंदल की गवाही इंडियन गवर्नमेंट के पास थी। इस हमले के पीछे पाकिस्तान इन्वॉल्व था, इस बात के सारे प्रूफ इंडियन गवर्नमेंट के पास थे, लेकिन अन्य साजिश करने वालों की आवाज के सैंपल सौंपने से मना कर दिया था। ये बात हर कोई जानता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी के नेता सेना के नियंत्रण में रहती है और वही सेना उन लोगों को कंट्रोल करती है जो यहाँ आकर आतंकवादी माहौल रचते हैं। लेकिन इस 26/11 के जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ था और 19 पेज का रिपोर्ट भी भेजा था, जिसे देखकर लगता है कि ना तो ये हमला इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए था और ना ही इंडिया की इमेज खराब करने के लिए था। स्टेट ज्यूरिसडिक्शन में सेंट्रल फोर्स नहीं थे, यानी जांच कमेटी उनसे कोई पूछताछ नहीं कर सकती थी, जबकि होना ये चाहिए था कि एक डिटेल में जांच की जाती, जैसे कि एक ऐसी सेना जो किसी भी युद्ध में वेल वर्स थी और वो जस्ट वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। फिर क्यों उसे पेरीमीटर गार्डनिंग की तरह यूज किया? सेंट्रल गवर्नमेंट की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम की मीटिंग तुरंत क्यों नहीं हुई? क्यों 51 एसएचजी टीम को मुंबई तक आने के लिए 12 घंटे का समय लगा, जबकि 150 कमांडो की टीम को कहीं भी जाने के लिए 24 घंटे अलर्ट रखा जाता है? इंटेलिजेंस ने जब ये अलर्ट्स भेजे तब क्यों इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने इन्हें सीरियसली नहीं लिया और हमलों को रोकने में असफल रहे? ऐसे कई सवाल हैं जो उस टाइम पे सीरियसली नहीं लिए गए थे। सीएसटी स्टेशन पर 26 नवंबर की रात और उसके आसपास वाले एरिया में अटैक करने वाले सिर्फ 2 आतंकवादी थे और इन 2 आतंकवादियों ने 58 लोगों की जान ली थी। अनफॉर्चुनेट चीज दोस्तों ये है यहाँ पर कि अगर वहां पर मौजूद पुलिस फोर्स के पास मॉडर्न वेपन्स जैसे कि बोल्ट एक्शन राइफल्स होते तो केवल प्रशिक्षित पुलिस कर्मी भी उसे रोक सकते थे। लेकिन एक चीज तो सीखनी चाहिए हमें इस हमले से। अब अगर भविष्य में ऐसे हमले होते हैं तो एनएसजी कमांडो को जल्द से जल्द उस घटनास्थल पर पहुंचना होगा। आप समझ सकते हो दोस्तों कि दुनिया भर में आतंकवाद हालातों को देखकर ये कहना कोई बड़ी बात नहीं कि मुंबई जैसे हमले कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं। इन्हें रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन बचाव की तैयारियां जरूर की जा सकती हैं, क्योंकि इस मुंबई हमले की तरह कॉपी करके केन्या के एक नैरोबी शहर में वेस्ट गेट शॉपिंग मॉल में बिल्कुल इसी तरह का हमला हुआ था और उस हमले में भी 72 लोग मारे गए थे।
मुंबई हमला हमारे लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज थी, लेकिन इससे भी बड़ी ट्रेजेडी तब होगी जब हम इस हमले से कुछ सीख न लें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।